हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम लेके आए हैं फिज़िक्स को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि आपका छोटी छोटी सी टर्म्स है जो कि इसी चैप्टर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का आपका बना देती हैं। कई बार उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आ जाते हैं, मतलब सेकेंड चैप्टर को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको प्रीवियस सेशन याद होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे चलती है, क्या काम करती है, क्या नहीं करती है। तो हमने उसके कुछ कंक्लूजन निकाले थे, कुछ रिजल्ट निकाले थे। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज उसी के ऊपर कर लेते हैं। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्क के बारे में, ठीक है, कि आपका वर्क क्या रहता था, फोर्स इनटू डिस्टेंस रहता था। फिर आपने पढ़ा था किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती थी बच्चों, जिसको हम U से भी लिख सकते थे, W से भी लिख सकते थे। उसी के साथ फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट करते थे, ठीक है, जिसका यूनिट वोल्ट होता था। ये साथ साथ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि कोई भी बार बार चीज़, हम जिस चीज़ को बार बार पढ़ते रहते हैं तो वो हमारे जहन में पक्की हो जाती है। तो हमारे पास में जो पोटेंशियल था वो आता था वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज आता था, याद होगा आपको। तो इससे जो प्रीवियस अभी जो हमने कल जो पढ़ा था या थोड़े दिन पहले जो पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है, क्या रहती है, कब ज़्यादा होती है, कम होती है। तो उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है आपने, ठीक है। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। यह पहला कंक्लूजन निकाला था हमने। दूसरा हमने ये निकाला था कि जो पोटेंशियल होता था आपके पास में, V मीन्स की पोटेंशियल होता था, पोटेंशियल जो होता था आपका कंडक्टर के अंदर, वो क्या आता था बच्चों, कांस्टेंट आता था। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। थर्ड चीज़ हमने ये कंक्लूड की थी आपकी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती थी, डिफरेंट रहती थी। कौन सी, बट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी याद रखना है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती थी, डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट में रहती थी। एक आपका ये आता था बच्चों फोर्थ नंबर पे, उसको हम कहते थे कि अगर हम बिल्कुल आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर के, तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी वो बनती थी परपेंडिकुलर, बनती थी टू द कंडक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस की हैं, कैसे इसको करते थे, कैसे नहीं करते थे। मैंने आपको एक चीज़ सेशन के एंड में आपको समझाई थी कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, उनको हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो आज हम वहीं से ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका पोलराइजेबिलिटी, कैसे हम निकालते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक P क्या रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट एंड ई क्या था आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। जब हमने क्या करना है, इसकी प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देना है, तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा P एंड एप्सिलॉन नॉट ओवर E एंड इज इक्वल टू अल्फा। तो ये जो अल्फा निकल के आता है बच्चों, इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल्स की। तो इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कह सकते हैं या मॉलिक्यूल्स पोलराइजेबिलिटी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया है कि अल्फा डाइपोल मोमेंट ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं आपके यूनिट के। तो यूनिट कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको पता है कैसे रहता था, मोमेंट इज इक्वल टू क्या आता था बच्चों, डिस्टेंस होता था कितना एंड टोटल चार्जेस। तो डिस्टेंस आपका किस में लिखा जाता था, मीटर में लिखा जाता था। चार्जेस किस में लिखे जाते थे, कूलम में लिखे जाते थे। तो ये बन जाएगा कूलम मीटर। और एप्सिलॉन नॉट का आपको यूनिट पता होगा कि वो रहता था हमारे पास में कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
पर मीटर, मीटर का स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर मीटर, एंड इनटू आपके पास में जो ई आया है वो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये बनेगा न्यूटन पर कूलम। अगर आपका इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता नहीं है तो आप इस चीज़ से निकाल सकते हो कि F इज इक्वल टू ई बाई क्यू, क्लियर, ई बाई क्यू, तो हमको ये चीज़ निकालनी, सॉरी ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, एफ बाई क्यू, तो एफ आपका न्यूटन रहता है फोर्स, एंड ये चार्ज एंड न्यूटन पर कूलम आपके पास में ये बन गया, क्लियर जी। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट बन के आएगा वो बन के आएगा मीटर क्यूब। तो इसका जो यूनिट बनेगा बच्चों, आपको देखिए इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है, देखिए 1 नंबर का आपको पक्का है कि आता ही आता है, या 1-1.5 नंबर का बनता है, और ये 3, 4, 5 टॉपिक ऐसे हैं कि आपके 1 से 2 नंबर पक्के होते ही होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ आपने याद रखनी है, पहले तो ये रिलेशन याद रखना है, फिर आपने ज़्यादा जोर डालना है इसके यूनिट पे, और तीसरा आपका आता है डिमेंशनल फॉर्मूला। अब जिन बच्चों ने +1 में डिमेंशनल फॉर्मूले पे अच्छे से काम किया उनको पता है कि ये कैसे बनेगा, तो ये मीटर आपका लेंथ में चला जाता है, देन मीटर क्यूब आएगा, फिर आपका मास आता था, मास इसमें नहीं है जो कि 0 होगा, फिर आपका टाइम आता था तो टाइम भी नहीं है, तो ये इसका डिमेंशन फॉर्मूला है। प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, ये आपके छोटे छोटे नंबर जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी डिस्कस हमने कर ली है। नेक्स्ट आता है आपके पास में डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए अब हम जो आगे केस डिस्कस करेंगे, हमने पढ़ा था कि जो पोलर होते थे, नॉन पोलर होते थे, वो नॉन कंडक्टिंग होते थे, नॉन कंडक्टिंग होते थे ना, ठीक है। जब हम पोलर को क्या करते थे, फील्ड देते थे, तो वो सीधे सीधे चलना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से वहाँ पे फाइनाइट डाइपोल आ जाता था। यही केस था, कुछ ऐसे ही था, फाइनाइट डाइपोल आ जाता था। लेकिन जो आपका नॉन पोलर रहता था वो क्या करता था कि जब अब्सेंस थी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पीछे डिस्कस कराया है इसके बारे में, अब्सेंस थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या था, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी उसको, उसके इन्फ्लुएंस में आके वो क्या बन गया, डाइपोल उसने बना लिया, इंड्यूस कर लिया, उसने क्या कर लिया, इंड्यूस्ड कर लिया। इंड्यूस्ड करने के बाद में ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर में। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक जो है बच्चों, ये इन्हीं से तो आया है, मतलब कि इन्हीं का ही नाम डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर आपका पोलर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, कि जिसको हम क्या करते हैं कि करंट नहीं होता है, लेकिन वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने अंदर चार्जेस को इंड्यूस कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक का क्या मीनिंग रहता है, देखिए इस चीज़ को, डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारे पास में डाई मीन्स कि 2, ठीक है, एक के पास प्लस का चार्ज है, एक के पास नेगेटिव का चार्ज है, ठीक है। एक के पास प्लस का चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं इनके पास। इस तरीके से 2 सीधी लाइंस लगा दी हैं। ये डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास में, एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, जब तक इसको फील्ड हम नहीं देंगे, जब तक हम इसको फील्ड नहीं देंगे तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको हम फील्ड प्रोवाइड करवा देंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड करेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि डाइपोल इंड्यूस करेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड करेगा। बस ये सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है कि डाई इलेक्ट्रिक क्या रहता है। द डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास में दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ये इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। बस इतना सा चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक, क्योंकि इससे रिलेटेड आप क्या कि न्यूमेरिकल्स तो नहीं, सॉरी एक्सप्रेशंस काफ़ी आती हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या रहता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी नॉन कंडक्टिंग ये मटेरियल रहता है। पहली बात तो ये है कि जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये कंडक्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नए फील्ड को इंड्यूस कर लेता है, ठीक है। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, ठीक है। होगी बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं हम,
तो बच्चों इसके हम एग्जाम्पल भी दो जान सकते हैं, जैसे कि ड्राई एयर है आपके पास में, ठीक है, आपके पास में ड्राई वुड है, ठीक है, सूखी जो लकड़ी है, ये सारे क्या हैं हमारे पास में डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स हैं कि जब हम वो नॉन कंडक्टिंग है, सूखी लकड़ी नॉन कंडक्टिंग है, जब तक उसको फील्ड नहीं देंगे। अब आप एक रोड को देख लीजिए, ठीक है, रोड को हम क्या करते हैं कि जब उसके अंदर तारे लपेट देते हैं, पूरा उसको मटेरियल देते हैं, तो उस लकड़ी से भी करंट आना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि रोड लगी है, लकड़ी को टच मत करो, या लकड़ी के जहाँ पे पॉइंट है उसको टच मत करो। तो वही यहाँ पे भी चल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक जो होती हैं वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। बस इतनी सी चीज़ को आपने समझना है, और जैसे ही उसको फील्ड दे दी जाती है तो वो कंडक्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है, देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल करेंगी। देखिए बहुत लंबी लंबी थ्योरी दे रखी होती है, बच्चे उसको देख के घबरा जाते हैं कि यार ये थ्योरी कैसे याद करें। आपको थ्योरी रट्टा नहीं मानी, आपको सिर्फ 3 से 4 चीज़ें सीखनी है, वो सीख ली है, बस वही आपको लिखनी है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में होता क्या है, पहले हम इस चीज़ को सीखते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या रहता है, ये एक प्रोसेस होता है। सिंपल सी बात को समझिएगा कि ये एक प्रोसेस होता है। पहली बात क्या है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक जो हमने अभी बात करी कि 2 चीज़ें लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लेते हैं, और उसको जब फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं तो वो नई इलेक्ट्रॉन्स को इंड्यूस करता है, मतलब कि डाइपोल को इंड्यूस करता है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। क्या प्रोसेस रहता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि डाई इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल है, जैसे ही हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे तो वो उसके इन्फ्लुएंस में आके नए चार्जेस को इंड्यूस करेगा, मतलब कि डाइपोल मोमेंट बनाएगा। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्लियर जी। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, होता क्या। देखिए आप ऐसा करिए, 2 डाई इलेक्ट्रिक पोल ले लीजिए, ठीक है, एक आपने ए ले लिया, एक आपने बी ले लिया। बी, ए एंड बी पे चार्जेस लगाने हैं आपने, ओके, ए पे चार्जेस लगा देने हैं प्लस के। अभी लगा दीजिए ना, हमने डाई इलेक्ट्रिक बोला था कि क्या होते हैं, अभी तक ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इनके पास सिर्फ ये वाले चार्जेस हैं, प्रेजेंट है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम एक स्लैब फिट करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब भी हम बोलते हैं, क्योंकि बिना स्लैब मीन्स क्या, स्लैब मीन्स क्या कि मतलब जो फील्ड में चलेगा। मैं समझाती हूँ होती क्या, इससे फील्ड बनेगी। मेरी बात को समझिएगा, देखिए फील्ड ऐसे तो नहीं बनेगी, फील्ड ऐसे तो नहीं बनेगी, फील्ड किसी न किसी के थ्रू बनेगी। अगर किसी चीज़ के अंदर करंट है तो ये वो चीज़ है जिसके अंदर करंट है। आप इतनी इसी बात को समझिए। तो ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हम चलते हैं, हमें पता है हमारा जो करंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, यही प्रोसीजर रहता है, ऐसे ही होता है ये। तो ऐसे से करके इसको आप बना सकते हो। आप समझिए होता क्या है, देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास में जो कंडक्टर होता है, थोड़ा सा उसको एफर्ट देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, और उनको मोबाइल चार्जेस हम कहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब इसमें भी वही चीज़ रहती है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के अंदर अब ये जो 2 हमने पोल से ले लिए हैं, जिसके अंदर प्लस का चार्ज है, जिसके अंदर माइनस का चार्ज है, तो ये क्या करेंगे कि इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। ठीक है, इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने से क्या होगा कि इनके अंदर भी करंट आ जाएगा, इनके अंदर भी करंट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, आपको यही चीज़ आपको सीखनी है कि होता क्या है कि हमारे पास में हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये जो चार्जेस है इसके इन्फ्लुएंस में आके चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सिग्मा पॉजिटिव होगी, ये हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्लियर। और यहाँ पे जो नेगेटिव है ये हमारे पास में नेगेटिव सिग्मा है, तो ये हमारे पास में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लैम्डा लगता था वो आपका आता था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये भी तो वैसे ही होगा, नहीं इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आया है, ठीक है। तो अब आपको छोटे से रिजल्ट को याद रखना है कि इसके अंदर हम क्या क्या टर्म्स आती हैं हमारे पास में। देखिए सबसे पहले टर्म्स आ जाती है कि आपने पीछे पढ़ रखा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी किसकी, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, जो कि डाइलेक्ट्रिक वायर स्लैब जो है, तो उसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू आई थिंक E नॉट, ठीक है, सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई पहले जब हमने उसको पोलराइज नहीं किया था, जब उसने चार्जेस को इंड्यूस नहीं किया था, ठीक है। आफ्टर पोलराइजेशन हमारे पास में जो नई जो बन के आएगी, जब आप P करके लिखोगे बच्चों तो इसका मीनिंग है कि पोलराइजेशन है, आपने नई इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस किया है, ठीक है। देन इज इक्वल टू सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप पीछे से चेक करेंगे कि रिड्यूस होके कितनी आई है, तो वो निकलेगा हमारे पास में E नॉट माइनस EP, ठीक है। ये वाली जो थी ये पहले से थी, ये आफ्टर पोलराइजेशन करके इंटेंसिटी बनी है, ठीक है। हमने ये पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जिसमें आपने आई थिंक करा है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, तो वहीं से ये रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट आया है। तो ये किसका है, जब आपने उसको पोलराइज किया है, ठीक है। जैसे कि ये बात मैं बोल दूं ना कि ये जो आपने स्लैब ली है और ये जो आपने मतलब लिया है डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग मटीरियल ली है, तो ये बस थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है आपके पास में, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं था, तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगी, फील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये बात मैं कहना चाह रही हूँ। तो जो E नोट होगा आपके पास में, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो आएगा वो हमारे पास में कितना है, उन दो रोड्स का, A का एंड B का, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से एक्सप्लेन कराऊंगी, पहले आप प्लीज एक्सप्रेशन को थोड़ा सा देख लीजिए। देन E इज इक्वल टू E नोट आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड E इज इक्वल टू यहाँ से सिग्मा एंड माइनस सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में, आप लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की निकाल रहे हैं। मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ कि है क्या, बात क्या है ये सारी की सारी। देखिए हमने पढ़ा था कि आपके पास में पोलर था, नॉन पोलर था, ठीक है। जो नॉन पोलर था उसका पहले केस थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या था, नॉन कंडक्टिंग था, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग था, क्लियर। मतलब कि इसमें डाइपोल पहले कितना था, डाइपोल कितना था, 0 था, ठीक है। अब आपने इसको क्या दे दी, फील्ड दे दी। फील्ड देने से क्या हुआ कि ये क्या करेगा, एक डाइपोल को इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करेगा, क्लियर। इंड्यूस करने के बाद क्या होगा कि ये कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं कि पोलराइजेशन के केस में क्या है कि पहले आपका मटेरियल नॉन कंडक्टिंग था, डाइपोल 0 था, जैसे ही आपने उसको फील्ड दी तो वो क्या हो गया, चार्जेस इंड्यूस करने लग पड़ा था। तो इंड्यूस करने कैसे लगा था वो भी मैंने समझाया था आपको। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास में क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है, ये पोलर तो बाद में बनेगा ना, नॉन पोलर है। पोलर कब बन जाएगा, जब हम इसको फील्ड देंगे। अब इसको फील्ड दे दीजिए। फील्ड देने से क्या होगा, हमारे जो प्लस और माइनस जो चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस और जो माइनस चार्जेस है, जो प्लस वाला जो चार्ज है वो माइनस की तरफ चलना शुरू कर देगा और जो माइनस वाला चार्ज है वो प्लस की तरफ चलना शुरू कर देगा। मतलब इस तरीके का गैप बन जाएगा, ठीक है। हमने बात करी थी ना कि नेगेटिव जो चार्जेस होंगे वो क्या लेंगे, फोर्सेस, F इज इक्वल टू माइनस QE, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज F इज इक्वल टू प्लस Q
ई, तो ये प्लस की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो ये एक सेपरेट कर लेंगे, एक डिस्टेंस बना लेंगे जिसको हम 2L कहते हैं। एंड टोटल चार्जेस हमारा Q आता था, जिसकी वजह से इस चीज़ को हम कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट बनाए। ठीक है, अभी इसको इतना काम नहीं है इसका, जब हम ये स्लैब वगैरह के एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको सिर्फ अभी इतनी सी चीज़ सीखनी है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटेंसिटी, ठीक है, इज अप्लाइड टू द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, तो क्या करेगा दिस स्लैब, मेरी थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी वैसी है तो प्लीज़ थोड़ा सा समझाइएगा। दिस स्लैब इंड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, कि क्या करता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो और ये जो ई नोट और ई था, ई नोट जो था ये पहले का हमारे पास में फील्ड का था बच्चों, ये फील्ड का था। देखिए फील्ड आप दोगे तो उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो होगी, तो वो फील्ड थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, और ये जो ई पी है ये आफ्टर पोलराइजेशन आएगा, जो कि सिग्मा पी एंड एप्सिलॉन नॉट होगा। यार सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकाला, देन ई इज इक्वल टू, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजेशन। ठीक है, आफ्टर पोलराइजेशन आप इसको लिख सकते हो। बात समझ में आई, सिर्फ पोलराइजेशन को समझिए, बाकी तो एक्सप्रेशंस मैंने अभी करवानी है आपको बाद में। नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मतलब कांस्टेंट का वैल्यू लगा है, तो मतलब कि कांस्टेंट है। ठीक है, कोई नंबर होगा, कांस्टेंट कोई नंबर होगा, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 वेरिएबल में नहीं, कांस्टेंट है, कोई ना कोई नंबर होगा। तो इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से एंड ई नोट ओवर ई। ठीक है, कि ये क्या आता है, रेशो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस्ड वैल्यू एंड ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द कंडक्टर। क्लियर, समझ आ गई बात, कि इन दोनों के जो रेशोज आती है इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ओके, अब हमारे पास में इंटेंसिटी है। ठीक है, यूनिट आपको पता होगा क्या आता है इंटेंसिटी का, फोर्स बाय चार्ज, न्यूटन पर कूलम कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इट हैज़ नो यूनिट। क्लियर, ठीक है, तो चल गया पता। अब आपने जब ये एक्सप्रेशन लिख दी है, सपोज करिए आपको याद नहीं रह रहा है तो क्या है, तो प्लीज़ आपने इतना याद रखना है कि ई नोट बाय ई है, लेकिन इसके बाद ये भी तो पता करना पड़ेगा कि ई नोट क्या है एंड ई क्या है। ठीक है, तो ई नोट क्या है हमारे पास में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और ई क्या है, जो अप्लाइड थी और माइनस पोलराइजेशन करी है, मतलब कि रिड्यूस बची कितनी है पीछे, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशो बिटवीन क्या, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एंड इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि यूनिट मैंने बता दिए कि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच्चों ये सिंपल सी चीज़ है, ये मे भी आपके मल्टीपल चॉइस में आ जाए, बताइए कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है। ठीक है, या इसका रेशो किसके बराबर होता है, और ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये प्लीज़ जल्दी में भी थोड़े से इसके नोट्स देखते रहोगे और उसको डेली के डेली आप रिवाइज करते रहोगे, तो ये आपको भूलेंगे नहीं। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दिस इज द रेशो बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वन इज अप्लाइड एंड सेकेंड इज रिड्यूस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आता है एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा
कि ये रिजल्ट रहता है कि जो अप्लाइड होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो अप्लाइड होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द रिड्यूस। रिड्यूस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, रिड्यूस से कम होगी, तो जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा एक से ज़्यादा ही आएगा। k इज़ मोर देन 1। ठीक है, k से ज़्यादा, सॉरी, अगर आपके पास में ई नोट बड़ा है, ई नोट बड़ा है मीन्स कि 6 है, और ई आपके पास में छोटा है मीन्स कि 4 ले लिया, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो k आएगा वो हमेशा एक से बड़ा ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलराइजेशन वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। अब पोलराइजेशन वेक्टर, अब इसको ध्यान से समझिएगा। इसका और जो आपका डाइपोल मोमेंट का है उसको डिनोट का थोड़ा सा सिंबल सेम सा है, तो ध्यान रखिएगा कि पोलराइजेशन वेक्टर इसको इस तरीके से डिनोट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू एन एंड पी, ये आपका आ गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर, और ये आपके पास में क्या है, इसका यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला सब पढ़ना पड़ेगा। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। क्लियर, इसको हम पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बचा है एन, एन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। याद से ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हूं मैं, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रहता है पोलराइजेशन का रिलेशन, P इज इक्वल टू एन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर जी, अब मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस भी कह सकते हो आप, नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हो। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। ठीक है, चार्जेस भी राइट ही है। ठीक है, एटम्स भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। अब इसके बाद में हम सीखेंगे कि इसका यूनिट कैसे बनेगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आएगा। तो देखिए, पोलराइजेशन वेक्टर P इज इक्वल टू, मैंने कहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या आएगा आपके पास में, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैंने क्या बताया था, L 2L इंटू Q, तो वो बनेगा मीटर कूलम। ठीक है, उसके बाद था वॉल्यूम, मीन्स कि क्या, ठीक है, यही था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो C-2, तो ये यूनिट बच्चों प्लीज ध्यान से समझिएगा कि क्या यूनिट बनेगा इसका, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसका ये चीज़ पता चल गई, तो आप यहाँ पे इसका डायमेंशन भी बना सकते हो, ना। ठीक है, ये तो आपका कूलम है, मीन्स की करंट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये एम्पियर में चला जाएगा। हाँ जी, एम्पियर में ही जाएगा। और ये वाला जो है ये आपका मीटर है, मीन्स की डिस्टेंस है, तो ये आपका लेंथ में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, तो ये आप पता चल गया आपको कि इसका यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर, डिनोट कैसे करते हैं, और ये आ गया हमारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में ससेसिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आपको एक रिलेशन भी आ जाता है विद निकालने के लिए, इसके साथ का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे ससेसिबिलिटी। ठीक है, विच इज इक्वल टू P मीन्स पोलराइजेशन वेक्टर is directly proportional to the E नॉट एंड E। इसे एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि इससे पहले जो हमने करा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या रहती है, उसमें आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था जो कि इस तरीके से आता था। ठीक है, तो ये ऐसा ना समझना कि दोनों चीज़ें सेम अलग है, ये आपका अलग चीज़ है। ठीक है, अब देखिए इसको रिमूव करेंगे, P इज इक्वल टू काई E एंड एप्सिलॉन नॉट इन ओवर E। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू P ओवर इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आपकी ससेसिबिलिटी कहते हैं, सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है, सस्पेक्टिबिलिटी कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक की। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए इसके यूनिट, अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट कैसे आएंगे बच्चों, देखिए
इसके काई कहते हैं इसको। दिस इज द पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर का यूनिट क्या था, अभी हमने पीछे किया था, यही था, स्क्वायर में था ऊपर, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर था जिसमें हम n इंटू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते थे। इसका आएगा कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम आई थिंक 2 आता था, ठीक है, हाँ जी, इंटू न्यूटन पर कूलम। क्लियर। देखिए सॉल्व करिए क्या क्या आएगा। ये 1 बचा, ये 1 तो ये कैंसिल आउट हो गया सारा, मीटर से मीटर भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका पर मीटर स्क्वायर था। क्लियर। तो कैंसिल आउट हो ही रहा है सारा, तकरीबन n से n कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आपका कोई यूनिट नहीं बनता, तो इसका लिखोगे कि इट हैज़ नो यूनिट। ये चीज़ें सीखने वाली हैं बच्चों। देखिए यूनिट है, यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है तो मतलब डायमेंशंस भी नहीं होंगी, कोई भी डिमेंशंस नहीं होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ये नहीं कह सकती कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके 1-1.5 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड जाई या काई भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी है, ठीक है, CEPTIBILTY। क्लियर। तो इनके बीच का रिलेशन हमको निकालना है, क्या होगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हम E इज इक्वल टू E0 माइनस EP करते थे, ठीक है। E क्या था वो भी मैं साथ साथ में आपको बता देती हूँ, ये था रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। एंड E क्या था, E0 क्या था, जो आपने अप्लाइड करी थी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या था, पोलराइजेशन करके जो आई थी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ये तीनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ये बात समझ में आ गई। अब देखते आगे क्या करेंगे। पहली बात, हमको रिलेशन निकालना है बिटवीन द इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है E0 बाय E। मैंने बताया है अभी कि E0 बाय E रेशो में लिखा जाता है कि यहाँ पे जो E0 या कुछ भी इसको कह सकते हैं, ये अप्लाइड होती है एंड E जो होती है वो रिड्यूस होती है। मैंने 2-3 बार आपको ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। अब देखिए माइनस E0 लिख सकते हैं, वो दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस EP हो गया। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, देन E प्लस EP आ जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस कैंसल आउट, देन E0 इज इक्वल टू E प्लस EP, ठीक है। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कि जो, अब इसका वेक्टर आपको साथ में रखना, आप रख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि वेक्टर नहीं रखना है, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन E0 इज इक्वल टू E, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास में सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपको रिलेशन का याद होगा कि EP मीन्स की पोलराइजेशन जो भी थी, तो वो किसके बराबर हम लिखते थे, सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। ये साइड पे आपने मेंशन करते रहना कि हमें पता है कि ये चीज़ यहाँ से आई है, ठीक है। P क्या है यहाँ पे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एंड P जो है ये भी इंड्यूस ही है, लेकिन आफ्टर पोलराइजेशन हम उसको EP से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए एक और रिलेशन है हमारे पास में कि सिग्मा P एंड इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर के ये बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, सिग्मा P इज इक्वल टू P। P क्या है यहाँ पे, देखिए एक P, दो तरह के P है, एक आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और एक आपका ये वाला P है। तो इसीलिए मैं साथ साथ आपको बोल रही हूँ कि कहाँ पे इंड्यूस लग रहा है, कहाँ पे पोलराइजेशन लग रहा है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए E0 इज इक्वल टू E, एंड यहाँ पे आएगा प्लस पोलराइजेशन वेक्टर ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। डेरिवेशन अभी हमने पढ़ी है पोलराइजेशन वेक्टर की, क्या थी, काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड E, पुट अबव द इक्वेशन, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि E0, इसको आप नंबर 1 लिख सकते हो एंड इसको लिख सकते हो कि पुट इन नंबर 1,
ठीक है, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा लिखने में। देन इज इक्वल टू ई इज इक्वल सॉरी प्लस आएगा इधर, इज इक्वल टू ई एंड प्लस जो भी वैल्यू थी उसको आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा। देन ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई एंड ई आएगा यहाँ पे एंड ई कॉमन आ जाएगा। देन 1 प्लस काय, या काय कह सकते हो या जाय कह सकते हो, वैसे इसको काय ही पढ़ते हैं। देन एप्सिलॉन सॉरी ई नॉट, क्लियर, एप्सिलॉन तो कट गया, उसी को मैं बोली जा रही हूँ। देन ई नॉट ओवर ई इज इक्वल टू 1 प्लस जाय ई या काय ई एंड ई नॉट ओवर ई किसके बराबर था, के बराबर था, जो कि क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, एंड 1 प्लस जाय ई, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब भी आप रिलेशन लिख लोगे, कोई भी रिलेशन बनाने के बाद में आपको एंड में ज़रूर देना कि कौन सी टर्म किसके साथ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, और ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या क्या अभी अभी सीखा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मीनिंग है कि जिसमें हम चार्जेस को इंड्यूस करते थे, जिसमें हम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाली लेते थे, और एक आता था आपका पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, वेक्टर पोलराइजेशन वेक्टर लग जाता था जो कि आपके P के बराबर आता था एंड N P बीस की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा है जिसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि कैपिटल P आएगा स्मॉल p आएगा कैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में, देखिए इसकी छोटी सी चीज़ आपको बहुत सीखने में इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आपको नाम से थोड़ा सा पता चल जाएगा स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है कि कितनी उसकी जोर है, कितना वो सहन कर सकता है, कितनी उसके अंदर ताकत है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है ई ब्रेक, ई ब्रेक, वी ब्रेक एंड ओवर डी। अब ये आपको किसी चीज़ की याद दिला रहा होगा जिसको हमने ऐसे पढ़ा था कि डी ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का याद दिला रहा होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो भी आपके चार्जेस है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हटके लग रही है, लागू हो रही है कि आपको कितना पोटेंशियल रखना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्लियर। ये जो चीज़ है ये है आपके पास में पोटेंशियल कह सकते हो। पोटेंशियल को और क्या कहते हैं, हम वोल्ट से डिनोट करते हैं, इसको हम वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। एंड डी इज द थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब किसकी थिकनेस होगी, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब चीज़ को समझिए कि सिंपल वे में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल वे में हमें ये बोला गया है कि आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल या किसी चीज़ को वोल्टेज देते चलोगे, अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा वोल्टेज सहन कर सके, तब हमारे पास में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। बस सिंपल सी चीज़ है। तो आपने ये रिलेशन याद रखना है बिटवीन द ई ब्रेक, बी ब्रेक एंड डी। तो क्या कह रही हूँ मैं कि आपका जितना मैक्सिमम वोल्टेज होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होता जाएगा तो वो सहन नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, जो आपका स्लैब है वो उतनी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सहन नहीं कर पा रहा, तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो एक इंसुलेटर की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात है सिंपल सी कि उसमें चलेगा ही नहीं, काम होगा ही नहीं, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका यूनिट पे बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या रहेगी। देखिए ई ब्रेक एंड वी बाय डी। तो वी आपका वोल्ट रहता है, मैंने अभी बताया वोल्टेज का। डी इज द थिकनेस मीन्स की मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, क्लियर।
अब आते हैं हम, आपका एक और टॉपिक छोटा सा स्टार्ट कर देते हैं, बट उसको अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अबाउट द कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना रहता है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना रहता है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। कंडक्टर क्या है, ये एक कंडक्टर ले लिया मैंने, थोड़ा सा ऐसे करके ले लिया। इसके अंदर चार्जेस, हमें पता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, घूमते रहते हैं रैंडमली, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इस चीज़ को हम कंडक्टर कहते हैं, ये बात पता है। अब क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस क्या रहता है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या रहता है कि कितनी कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की टू स्टोर द चार्जेस, टू स्टोर द चार्जेस, कि कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। एबिलिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की टू स्टोर द चार्ज, स्टोर द चार्ज। बस ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कितने उसके अंदर चार्जेस आ सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। या कहूँ तो वॉल्यूम, वॉल्यूम वही होता है कि कितने चार्जेस वो कंटेन कर सकता है, तो बट इसको यहाँ पे हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, पता चल गया। अब हमारे पास में रिलेशन रहता है, रिलेशन क्या आता है बच्चों, देखिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, V मीन्स की पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है। ठीक है कि ये आपके पास में क्या आता है, टोटल चार्जेस कितने हैं, और ये आपके पास में क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। वोल्टेज वोल्ट में लिखी जाएगी। अब देखिए मैंने क्या कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस स्टोर हो सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये इसका रिलेशन आता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देन Q इज इक्वल टू CV एंड Q बाई V इज इक्वल टू C, ठीक है। वेयर C क्या है, इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से समझिएगा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की, कि Q बाई V इज इक्वल टू C, ये क्या है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस। ऐसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की, क्योंकि कैपेसिटेंस के यूनिट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों को आने ही चाहिए, ठीक है। देखिए C इज इक्वल टू Q बाई V, Q का यूनिट चार्ज है, इसका वोल्ट है, सॉरी कूलम है एंड वोल्ट है। देन C इज इक्वल टू मीन्स की कैपेसिटेंस, ये क्या है बच्चों, कैपेसिटेंस है, लिख देती हूँ यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कूलम पर वोल्ट, क्लियर। अब हमारे पास में ये जो कैपेसिटेंस है, इसका जो टोटल यूनिट जो बन के आता है, उसको हम कहते हैं 1 फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू पर वोल्ट एंड कूलम, कूलम पर वोल्ट, ठीक है, कूलम पर वोल्ट। चल गया पता वोल्ट का। वोल्ट का यूनिट कैसे निकालते थे, अगर मैं वोल्ट की बात करूं तो वोल्ट किसके बराबर आती थी, याद करिए, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज आता था, ठीक है, टेस्ट चार्ज आता था। अब यहाँ पे चार्ज का तो याद हो गया कि कूलम है, वर्क किसके बराबर आता था, फोर्स इंटू डिस्टेंस आता था, फोर्स इंटू डिस्टेंस आता था। फोर्स का क्या रहता है, फोर्स का वही जो आपको लिखना है यहाँ पे। तो इस चीज़ को याद रखना है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस जो भी इसका यूनिट होता था, उसको सिंप्लीफाई करके फिर आपने इसका यूनिट जो है वो बना लेना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका यूनिट कैसे बनता है, पहले यूनिट पे बात कर लेते हैं, फिर बाकी बाद में देखते हैं कि यूनिट कैसे आएगा। 1 फैरेड इस यूनिट तो लिख दिया हमने, बट मैं बात कर रही थी डिमेंशियल फॉर्मूले की, डिमेंशियल फॉर्मूला, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि डिमेंशियल फॉर्मूला कैसे आएगा। तो डिमेंशियल फॉर्मूला होता है M1L2 T4 एंड A2, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि M1L2 T4 A2, क्लियर। अब इसके और भी यूनिट्स आते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं या लार्जेस्ट यूनिट कहते हैं, उनको हम स्मॉलेस्ट ही कहते हैं, ठीक है। एक आता है आपका माइक्रो फैरेड आता है, ठीक है। एक आता है नैनो फैरेड आता है, और एक आता है, पहले माइक्रो का लिख लेते हैं, माइक्रो का आता है 10⁻⁻⁶, सॉरी गलत हो गया,
10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -6 म्यू फैरेड एंड 10 रेज टू पावर -9 म्यू फैरेड। और एक आता है आपका पीको, पीको, ठीक है, 1 पीको 1 ये 1, तो यहाँ पे आएगा 1 पीको फैरेड इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -12 म्यू एफ। ठीक है, इस चीज़ के यूनिट से अच्छे से याद रखिएगा कि ये अभी हमने सिर्फ आपके कंडक्टर की बात करी है। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि कैपेसिटर और कंडक्टर में आपका कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चों को पता नहीं चलता है कि कहीं पे ये C/Q बन जाता है, कहीं पे क्या बन जाता है, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ये मैंने कूलम इसका यूनिट लिखा है, ठीक है, ये कूलम इसका यूनिट और ये वोल्ट है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। अब आता है हमारे पास में कैपेसिटर। थोड़ा सा अबाउट द इंफॉर्मेशन ही आज हम डिस्कस करेंगे इसका, बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पूरे से इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए बच्चों, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं बट ऐसे नहीं है बेफजूल की नहीं, बहुत काम की हैं। न्यूमेरिकल में भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, बन सकता है। कैपेसिटर क्या रहता है, ये 2 कंडक्टर से मिलकर बनता है, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कंडक्टर इज नोन एज ए कैपेसिटर। क्लियर। और इसका दूसरा नाम क्या है, कंडेंसर, कंडेंसर। दूसरा नाम क्या है इसका, कंडेंसर। क्या है ये, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कंडक्टर। बस ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, 2 कंडक्टर इज नोन एज ए कंडेंसर या फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर। क्लियर, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे भी आपके चार्जेस होंगे, यहाँ पे भी चार्जेस होंगे, तो ये जो होंगी दोनों चीज़ें मिक्स बन के क्या बनाएंगी, कैपेसिटर बनाएंगी। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है या कहीं पे भी जो भी प्रॉब्लम रह रही है या हमें समझाने नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी बात है, प्लीज़ उसको कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके आगे जो भी अब आने वाली जो चीज़ें होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे पता है कि पेपर आने ही वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।